हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और मैं आज आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर, सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी, कोड है 4004 और क्वेश्चन नंबर हमारा 7। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है परिवीक्षा और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर और 20 नंबर में आता है। कभी कभी यह क्वेश्चन केवल टिप्पणी मात्र बूझने के लिए 5 नंबर में आ जाता है। अब से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं करा चुका हूं 6 क्वेश्चन। आप प्ले लिस्ट पे जाकर क्रिमिनोलॉजी के जो पहले क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, वहां आपको 6 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे। आज का क्वेश्चन है 7 और क्वेश्चन देखते हैं। परिवीक्षा। परिवीक्षा के सिद्धांत को भारतवर्ष में कहां तक मान्यता है, या परिवीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों और अवगुणों की विवेचना कीजिए। परिवीक्षा का अर्थ। परिवीक्षा अर्थात प्रोवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोवेर से हुई है। देखो, जहां पर एक्सप्लेन करने वाली कोई बात आएगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ है परीक्षा लेना या अपनी विश्वसनीयता साबित करना। इसके अंतर्गत अपराध के प्रति सहानुभूति, इसे अपराधी के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसे दंड देकर जेल भेजने की बजाय सुधार के लिए समाज में ही उचित मार्गदर्शन और देखभाल में रखा जाता है। देखो, परिवीक्षा का क्या अर्थ है मोटे तौर पर हमने देखा है। अब हम देखते हैं परिवीक्षा। इसमें जो अपराधी होते हैं, अपराधी दो प्रकार के होते हैं जैसा कि आप कुछ जानते हो। एक तो पेशेवर अपराधी और एक मजबूरी में बना हुआ अपराधी या बाल अपराधी जो बच्चा है या कोई महिला या जिसने पहली बार अपराध किया है, पहली बार अपराध, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को अगर जेल होती है या इनको कोर्ट में लेके जाया जाता है, न्यायालय में लेके जाया जाता है, तो जो न्यायाधीश होता है वह यह कहता है कि इनको एक बार, जैसे मजबूरी में अपराध हुआ है, बाल अपराध है, महिला से अपराध हुआ है या जिससे पहली बार अपराध हुआ है, कि इन्हें एक बार मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनकी सजा को माफ करते हुए इनको परिवीक्षा पर छोड़ देते हैं, इन्हें दंड ना देते हुए, ठीक है। और वो आगे क्या क्या अधिकार हैं और कौन से प्रकार हैं वो भी हम सब चीजें देख लेंगे। इसके अंतर्गत अपराधी के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसे दंड देकर जेल भेजने की बजाय सुधार के लिए समाज में ही उचित मार्गदर्शन और देखरेख में रखा जाता है ताकि उसे सदाचारी बनने का अवसर मिल सके। यदि परिवीक्षाधीन अपराधी परिवीक्षा में किसी परिवीक्षा शर्तों का उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है तो उसे बंदी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उसे दंड सुनाकर जेल भेज दिया जाएगा। अब जैसे कोई इनमें से अपराधी है, जैसे मजबूरी में किया गया है, बाल अपराध है या महिला द्वारा या पहली बार कोई अपराध है, इनको एक बार परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया है। इन्होंने पुनः कोई अपराध कर दिया है, यानी दोबारा से कोई अपराध कर दिया है, तो इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और फिर इन्हें सजा सुना दी जाएगी, फिर इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, आदमियों को एक बार मौका देती है, लेकिन आप किसी अपराध को बार बार करोगे तब वो आपको सजा सुना सकते हैं न्यायाधीश या कोर्ट, ठीक है। और जो पेशेवर अपराधी होते हैं तो उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, जिनका काम यही है। परिवीक्षा का स्वरूप। परिवीक्षा व्यवस्था को दो तरीकों से लागू किया जाता है। न्यायालय द्वारा या तो अपराधी का दंड निर्धारित करने के बाद, या उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, या फिर दंड निर्धारित किए बिना ही उसे परिवीक्षा के अधीन रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है। यहां पर क्या बोला है कि या तो जैसे कोई इनमें से कोई अपराधी है, या तो उसे सजा सुना दी जाए, सजा सुना के परिवीक्षा पे छोड़ दिया है,
कि आपको छोड़ा जा रहा है, आपकी सजा वैसे इतनी है, या उसे बिना सजा सुनाए परिवीक्षा के अंदर छोड़ दिया जाए, लेकिन उस पर एक नजर रखी जाए। ठीक है, या तो सजा सुनाने के बाद परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए, या उसे बिना सजा सुनाए परिवीक्षा पर छोड़ देते हैं, और लेकिन दोनों ही प्रकार में उन पर नजर रखी जाती है। परिवीक्षा की परिभाषा कॉनमैन के अनुसार परिवीक्षा अपराधियों के आचार, सॉरी यहां पर ये इस मिस्टेक को सही कर देता हूं मैं, उपचार है ये, है ना, उपचार। परिवीक्षा अपराधियों के उपचार की एक ऐसी पद्धति है जिसमें उन्हें न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर परिवीक्षा अधिकारों के मार्गदर्शन में सदाचार पर छोड़ दिया जाता है। देखो यहां पर बोला है कॉनमैन ने, जो परिवीक्षा है अपराधियों की उपचार की एक पद्धति है, इसे न्यायालयों की शर्तों पर या जो अपराधी के शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए उसे एक बार मौका दिया जाता है, शर्तों के आधार पर सदाचार पर उसे छोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं। भारत में परिवीक्षा विधि। भारतीय परिवीक्षा कानून के अंतर्गत अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने का कार्य पूर्णतः न्यायालय द्वारा ही संपन्न होता है। परिवीक्षा के अपराधी को सिर्फ न्यायालय के द्वारा ही छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक व्यवस्था होती है पैरोल। पैरोल भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था होती है, लेकिन पैरोल में जो व्यवस्था होती है वो अर्धन्यायिक होती है। कैसी होती है? अर्धन्यायिक होती है। आप इसे पैरोल ना समझ बैठना, पैरोल अलग होता है। ये क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है पैरोल, और इसमें जो छोड़ा जाता है ये पैरोल का एक बोर्ड होता है। पैरोल बोर्ड यानी एक संस्था टाइप होती है। लेकिन जो परिवीक्षा में कोई अपराधी छोड़ा जाता है, ये सरकारी होती है। कौन सी? परिवीक्षा। और इसमें जो कार्य होता है ये पूर्ण सरकारी होता है, पूर्ण न्यायिक, और इसे न्यायाधीश ही छोड़ सकते हैं परिवीक्षा में। और पैरोल अलग होता है। ठीक है, पैरोल का भी क्वेश्चन है, उसे बाद में कराएंगे। इसका डिस्कशन इसलिए क्या है, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि पैरोल को ही शायद परिवीक्षा है, परिवीक्षा को ही पैरोल समझ लो। ठीक है, भारतीय परिवीक्षा कानून के अंतर्गत अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने का कार्य पूर्णतः न्यायालयों द्वारा ही संपन्न होता है, तथा यह कार्य निजी सामाजिक संस्थाओं को इसलिए नहीं सौंपा जाता क्योंकि इसका अर्थ गैर न्यायिक संस्थाओं को न्यायिक कार्य सौंपना होगा। देखो, इसे परिवीक्षा को किसी संस्था को इसलिए नहीं सौंपते हैं क्योंकि इसका जो अधिकार है वो पूर्व न्यायिक है, और ये क्या है? न्यायाधीश का कार्य है। अगर इसे किसी संस्था को सौंप देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक हो जाएगा। जबकि ये परिवीक्षा का कार्य क्या है? पूर्व न्यायिक और न्यायाधीश का और कोर्ट का कार्य होता है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में परिवीक्षा को सांविधिक मान्यता सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 के अंतर्गत दी गई थी। जैसा कि आप इस पे देख रहे हो, आपने पहले से ही देखो, यहाँ पर रेड पेन चल रहा है, यहाँ पे पहले से ही रेड पेन चल रहा है। हुआ क्या था, मैंने अभी आपकी 3 वीडियोस बनाई थी लगातार, और सडनली मेरे से गलती से वो तीनों की तीनों वीडियो आपकी डिलीट हो गई। इन वीडियोस को दोबारा से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, भारत में परिवीक्षा को सांविधिक मान्यता सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 552 के अंतर्गत दी गई थी। किसको? परिवीक्षा को मान्यता। सही है। इस धारा के अंतर्गत कुल 154 अपराधों को परिवीक्षा के दायरे में अंतर्गत शामिल किया गया था। पहली बार सुन लो, इसमें क्या है? जो परिवीक्षा है इसे सर्वप्रथम
1898, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत धारा 562 आती थी, उसके आधार पर यह परिवीक्षा का मैटर आता था, ठीक है। एक्ट ये था और धारा ये थी। दूसरी बात, इस एक्ट के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत ये जो परिवीक्षा है 154 प्रकार के अपराधों में परिवीक्षा मिल जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे नव अपराधियों को जिन्हें 2 वर्ष से कम सजा से दंडनीय अपराध किया हो, न्यायालय के विवेकानुसार अच्छे आचरण की शर्त पर परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा जा सकता था। इसमें बोला गया है कि यदि कोई अपराधी है, अगर उसे 2 वर्ष तक की सजा होनी थी, किसी अपराध में 2 वर्ष तक की सजा होनी थी, उस व्यक्ति को सजा न देकर परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता था, ठीक है। कि 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था, उसका ऐसा अपराध है, लेकिन इसे परिवीक्षा पर एक बार मौका दिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। न्यायालय के विवेकानुसार, और ये जो कार्य होता था न्यायालय के विवेक पर होता था, न्यायाधीश के विवेक पर होता था, लेकिन इसे शर्त पर छोड़ा जाता था। ये तो सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। किसी को अगर परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा तो शर्त के आधार पर छोड़ा जाएगा कि आपको दोबारा से पुनः यह अपराध नहीं करना है, और उनके ऊपर एक नजर रखी जाएगी। आगे चलते हैं। बाद में बाल अधिनियम 1908 के अधीन न्यायालयों को कतिपय अपराधियों, जो प्रारंभिक अपराधी होते हैं, कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की विशेष शक्ति प्रदान की गई। देखो पहले क्या था, 1898 दंड प्रक्रिया संहिता, फिर आया आपका बाल अपराध अधिनियम 1908, ठीक है। फिर आया आपका बाल अपराध अधिनियम 1960, फिर आया आपका किशोर न्याय अधिनियम 1986, फिर आया आपका किशोर न्याय अधिनियम 2000, जो आपका वर्तमान में लागू है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये क्रम से आपके आगे आने वाले हैं, आपको थोड़ा और ध्यान रहेगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो पहले आया आपका 1898, जिसमें 154 प्रकार के अपराधों में धारा 152 के द्वारा परिवीक्षा दे दी जाती थी। ध्यान रखना, 198 में 154 प्रकार के अपराधों को धारा 562 के द्वारा परिवीक्षा दे दी जाती थी, और ये परिवीक्षा कौन देता था? पूर्ण न्यायिक न्यायाधीश, जिसे पूरा सरकारी अधिकार प्राप्त था। और ये परिवीक्षा क्यों दी जाती थी? आदमियों को सुधरने का मौका देने के लिए, और जो अपराध 2 वर्ष से कम सजा के होते थे उनमें, और ये शर्त के आधार पर छोड़े जाते थे और इनके ऊपर एक नजर रखी जाती थी। इसी प्रकार से 1908 में एक अपराध अधिनियम बना था। बाद में बाल अधिनियम 1908 के अधीन न्यायालयों को कतिपय यानी प्रारंभिक अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की विशेष शक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार के प्रावधान बाल अधिनियम 1960 में उपबंधित किए गए। इसमें छोड़ने की प्रक्रिया दी गई। जो प्रारंभिक अपराधी हैं, जिन्होंने पहली बार अपराध किया है, उन्हें छोड़ने की व्यवस्था की गई। और इसी के उपबंध कुछ संशोधन करते हुए 1960 में लागू किए गए अधिनियम में। आगे चलते हैं। इस अधिनियम को रद्द कर इसके स्थान पर
भाई पहले तो इसमें उपबंध लागू कर दिए, लेकिन इसको फिर क्या किया, रद्द कर दिया, और इसके स्थान पर किशोर न्याय अधिनियम 1986 लागू किया गया। फिर इसको रद्द कर दिया गया, फिर इसके स्थान पर किशोर न्याय अधिनियम नाम भी बदला, और फिर ये लागू किया गया 1986, जिसकी जगह वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम 2000 प्रभावी है, बालकों की देखरेख तथा संरक्षण। फिर इसके स्थान पर ये वाला लागू कर दिया गया, ठीक है, जो वर्तमान में भी चालू है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की विधायी पृष्ठभूमि। सन 1916 में केंद्र सरकार ने तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 562 के परिवीक्षा संबंधी उपबंधों में संशोधन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। 1916 की एक केंद्रीय सरकार थी, ठीक है, उसने क्या बोला कि जो 1908 का जो बाल अपराध अधिनियम है, इसकी जो धारा है 562, उसको चेंज किया जाए, या इस अधिनियम को ही चेंज किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। सन 1923 के संशोधन अधिनियम द्वारा परिवीक्षा कानून का क्षेत्र अधिक व्यापक बना दिया गया। मतलब इसका परिवीक्षा का जो कानून क्षेत्र था पहले छोटा था, इसको बढ़ा दिया गया। सन 1919 और 20 के भारतीय जेल सुधार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर नव अपराधियों के साथ अधिक उदारता का बर्ताव करते हुए उन्हें चेतावनी देकर बिना शर्त रिहा किया जाने लगा। 1919 और 1920 का जो प्रावधान आया था, अधिनियम आया था, उसमें अपराधियों को बिना चेतावनी और बिना शर्त के रिहा किया जाने लगा। जैसे कि यहां पर था 1898 और 1908 के द्वारा क्या होता था, शर्त के आधार पर छोड़ा जाता था, लेकिन शर्त और कोई नजर के बिना इन्हें छोड़ दिया जाता था। तथा नव अपराधियों को निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा गया, लेकिन इन अपराधियों को 2 वर्गों में रखा गया। नंबर 1, 21 वर्ष से अधिक आयु के प्रमुख वयस्क अधिकारी, मतलब वयस्क तो हैं लेकिन वो 21 प्लस के अधिक अपराधी हैं, उसे एक कैटेगरी में रखा गया। दूसरा, 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष वयस्क अपराधी एवं किसी भी आयु की महिला अपराधी, मतलब दूसरी कैटेगरी में किसी भी उम्र की महिला और 21 से कम उम्र के जवान व्यक्तियों को, मतलब भाई 21 से नीचे के भी जवान ही रहते हैं, 18, 19, 20 ये जवान ही रहते हैं, उनको रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप परिवीक्षाधीन अपराधियों की संख्या में वृद्धि के कारण, भाई जब एक बात बताओ, 21 प्लस के भी प्लस 21 से 21 प्लस और 21 माइनस के अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा भाई, हैं तो ये अपराधी ही, चाहे ये प्रथम अपराधी हो, मजबूरी में हो, बाल अपराधी हो, हैं तो अपराधी। तो इनसे क्या हुआ, अपराधियों की संख्या जो है ज्यादा हो गई। भाई कुछ अपराधी तो ऐसे होते हैं, अगर एक बार उनसे अपराध हो गया तो वो पुनः अपराध नहीं करते हैं और सुधर जाते हैं। कुछ अपराधी इनमें ऐसे होते हैं कि उनका पहला अपराध होता है लेकिन उनकी जो मनोस्थिति है वो नहीं बदलती है और वो पुनः अपराध करने लगते हैं, जिससे अपराधियों की संख्या बढ़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवीक्षाधीन अपराधियों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में अनेक रिमांड होम्स, प्रमाणित विद्यालय तथा औद्योगिक विद्यालय आदि खोले गए, जिससे कि हम परिवीक्षा पे जिन बच्चों को आजादी से घर पे वापस भेजते थे, ठीक है, जहां पर उसने अपराध किया है उस क्षेत्र में वापस भेजते थे, उनके स्थान पर घर ना भेजकर सजा ना देकर, ना तो उन्हें सजा दी जा रही है ना उन्हें घर भेजा जा रहा है, उनको सुधारने के लिए सुधार गृह, रिमांड होम्स
प्रमाणित विद्यालय तथा औद्योगिक विद्यालय भेज देते थे। जेल सुधार समिति की रिपोर्ट के अनुपालन में परिवीक्षा विधेयक तैयार किया गया। किसकी कहने पर, किसके उस पर? जेल सुधार समिति, जिसे 18 दिसंबर 1957 को लोकसभा के पटल पर रखा गया। इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने की पहल संसद सदस्य स्वर्गीय बी.एन. दातार ने नवंबर 14, 1957 में की थी। उस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार हुकम सिंह कर रहे थे। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा आंसर है इसका। संयुक्त संसदीय समिति की कुल 7 बैठकें हुई, जिनमें प्रथम 18 दिसंबर 1957 को तथा अंतिम यानी 7वीं बैठक 11 फरवरी 1958 को आयोजित हुई। बाद में लोकसभा की संयुक्त समिति के अनुमोदन के बाद संसद ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 पारित किया। ये कौन सा अधिनियम था? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, जिसे 16 मई 1958 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित यानी स्वीकार कर लिया। ये अलग थे किशोर न्याय 1986, 2000, बाल अपराध अधिनियम 1960, बाल अपराध अधिनियम 1908। ठीक है, इसमें क्या था? ये अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर दिया। उसी समय से यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है तथा अनेक राज्यों ने इस अधिनियम के अधीन अपने परिवीक्षा नियम बनाए हैं। देखो यहां पर क्या था, जो बाल अपराधी हैं उनके लिए था ये परिवीक्षा, ध्यान रखना ये बालकों के लिए, लेकिन इसमें भी 21 प्लस के वयस्क व्यक्ति रखे गए थे, 21 प्लस और 21 से कम उम्र के, और इसमें ऐसे अपराधी रखे गए थे जो 21-22 थे, ज्यादा उम्र के थे। ठीक है, और जो गंभीर प्रकृति के अपराधी थे, लेकिन उनको भी मौका दिया जाता था। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि बाल अपराधियों को ही, महिलाओं को ही इसमें छोड़ा जाता था, लेकिन इनके लिए भी जो गंभीर अपराधी थे, मतलब उनको भी सुधरने का मौका दिया जाता था। और यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, लेकिन राज्यों ने अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपने यहाँ के वातावरण, अपराध को देखते हुए उसमें कुछ नियम कम या ज्यादा कर लिए थे। परिवीक्षा के लाभ, इसमें अपराधी को जेल के गंदे वातावरण से मुक्ति मिलती है, पहला। दूसरा, इसमें अपराधी को शैक्षणिक, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण मिलता है, जिससे अपराधी अपना जीवन ईमानदारी से व्यवसाय या कार्य करके चला सके। मतलब इनको सुधारा जाता है, शिक्षा दी जाती है, व्यापार सिखाया जाता है, औद्योगिक संस्थानों के कार्य सिखाए जाते हैं, गुण सिखाए जाते हैं, जिससे कि ये बाहर जाके अपना जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें। परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो भी कार्य करे उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा राज्य को उनके भरण पोषण पर खर्च नहीं करना होता। पहले भाई कोई व्यक्ति बाहर जाकर कार्य करेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। दूसरा, जो सरकार का खर्च इन पे जेल में हो रहा था वह खर्च इनके ऊपर नहीं होगा और राष्ट्र की आय बढ़ेगी और बचेगी। परिवीक्षा की हानि, इसमें अपराधियों को अपराध के लिए दंड नहीं मिलता जो न्याय के विरुद्ध है। दूसरा, अपराधी को पुनः उसी स्थान पर छोड़ना जहां अपराध किया है। अपराधी सुधार की तरफ नहीं और न्याय अपराध करेगा और ज्यादा, न्याय अपराध नहीं और ज्यादा अपराध करेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को जो अपराधी है परिवीक्षा का, जिसे हमने छोड़ दिया है, चाहे वो गंभीर प्रकृति का हो, बाल हो, प्रथम हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर यह पुनः उसी स्थान पर जाती है, इसका माहौल पुनः उसे उसी प्रकार का मिलता है,
तो ये पुनः अपराध करेगा। ठीक है, अगर अपराध भी नहीं करेगा, जिसके संग इसने पहले अपराध किया है, पहले वाला व्यक्ति ईर्ष्यावश इसके ऊपर हमला कर सकता है या इसे मार सकता है, जिससे कि और ज्यादा अपराध बढ़ेंगे। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक हानि के साथ समय की हानि होती है। सपोज करो एक अपराधी को एक बार छोड़ दिया, वो दोबारा समाज में गया, उसने समाज को परेशान किया, फिर उसे पुलिस पकड़ के लाएगी, आर्थिक नुकसान हुआ, नैतिकता का हनन हुआ। ठीक है, ये था परिवीक्षा। उम्मीद करता हूं ये जो परिवीक्षा वाला क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो आप कमेंट करके बताना, सही करने की कोशिश करूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।